तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड द आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में तो विल राइट दैट दोस कॉम्प्लेक्स which have 3D orbitals in their hybridization, ठीक है ना। 3D ऑर्बिटल इन देयर हाइब्रिडाइजेशन, जैसे D2sp3 एंड Dsp2। अगर ये हाइब्रिडाइजेशन है तो हम उनको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, अगर ये नहीं है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। If 3D orbitals is not used for hybridization, तो फिर हम उसे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। That is sp3, sp3d2. These are called outer orbital complex. अभी what will say कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल यूज करेगा तो मतलब विल राइट दैट कि पहले 3D आएगा, फिर 4s2 आएगा, फिर 4p आएगा, फिर 4d आता है। So hybridization will be either we used to calculate from this or we used to calculate from this, है ना, sp3d2 या फिर sp3, और इधर हम यूज करते हैं dsp2 या फिर d2sp3। तो ये जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है ये d ऑर्बिटल होता है। अगर आप 3D ऑर्बिटल्स को यूज करोगे, इधर यूज करोगे तो ये 4D ऑर्बिटल होगा। अगर आप 3D ऑर्बिटल यूज करोगे इन बॉन्ड फॉर्मेशन हाइब्रिडाइजेशन, तो आप न्यूक्लियस के ज्यादा पास से बॉन्ड बनाओगे, और न्यूक्लियस के अगर ज्यादा पास से बॉन्ड बनाओगे तो बॉन्ड लेंथ छोटा होगा बिटवीन द मेटल आयन एंड द लिगेंड्स, और बॉन्ड लेंथ अगर छोटा होगा तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा, राइट ना। तो विल से दैट stronger bonds are formed, so stability of the complex is more in our inner orbital complex ना। so this is inner orbital complex, इसको inner लिखना था, in orbital मतलब inner orbital है, inner and outer orbital complex। so अगर inner orbital यूज करूंगा तो ज्यादा stable complex बनेगा, so write that more stable complex are formed, complex is formed as ligand can approach more near to the nucleus of metal ion, है ना। अगर उसके ज्यादा पास जाके बॉन्ड बनाएगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। इस केस में अगर d ऑर्बिटल यूज होते हैं तो फिर आउटर ऑर्बिटल से ही बॉन्ड बन जाएगा, तो फिर विल राइट दैट सो लार्जर बॉन्ड लेंथ, मैं बॉन्ड लेंथ भी उधर अपन ने बॉन्ड लेंथ नहीं लिखा ना, इसमें बॉन्ड लेंथ की भी बात कर देते हैं। लार्जर बॉन्ड लेंथ, है ना, लार्जर बॉन्ड लेंथ as outer orbitals used for bond formation, orbital used for bond formation। तो अपन कहेंगे इसमें आउटर ऑर्बिटल यूज फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, तो थोड़ा बड़ा बॉन्ड बनेगा। अभी व्हाट वी कैन से दैट कि भाई अच्छा ठीक है, अब इनर ऑर्बिटल यूज करूंगा तो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा अच्छा कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो वैसे तो यही पॉइंट भी वही होगा, मोर ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, overlapping, so
more covalent character in the bond. Covalent bond. Character in bond. तो इसमें लेस कोवेलेंट कैरेक्टर देन मोर आयनिक कैरेक्टर. इस केस में मोर आयनिक कैरेक्टर इन द बॉन्ड. दूर से ही बॉन्ड बनाएगा तो इट विल बी लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन. मोर आयनिक नेचर इन द बॉन्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन. ठीक है. तो इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन विल बी लाइक दिस. अब वी आर एबल टू राइट दैट कि इनर ऑर्बिटल अगर कॉम्प्लेक्स यूज करना है तो जनरली इट इज यूज्ड बाय दोज मेटल कॉम्प्लेक्स इन विच द स्ट्रॉन्ग लिगेंड आर प्रेजेंट. बिकॉज स्ट्रॉन्ग लिगेंड में क्या होता है, पेयरिंग भी हो जाती है. क्या हो जाएगा, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होता है. वीक में तो कभी पेयरिंग हो गई तो आउटर ऑर्बिटल ही यूज होता है. सो इट इज जनरली और यू कैन से मैक्सिमम टाइम शोन बाय द स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स. But we'll just write that generally it is shown by the strong ligand. Because वो पेयरिंग भी करेंगे ना, और पेयरिंग करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि फिर पेयरिंग होगा तो d orbital can be easily used, and this will be generally shown by weak ligands. बट अगर इनर ऑर्बिटल पहले से ही खाली पड़े हुए हैं तो हमें फिर वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के स्ट्रेंथ की हम बात ही नहीं करते. जनरली शोन बाय वीक लिगेंड्स. तो हम थोड़ा बहुत लिगेंड्स के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं. फिर हम नेक्स्ट पॉइंट ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई these complexes which are forming inner orbital complex ना, जो complex inner orbital form करेंगे complexes, those complexes are generally called, I'm not writing always, are generally the low spin complex, and these are high spin complex. But I will give you the example for the low spin complex. So we can write that in this case we can write few examples in that. So we can write point number 5 as example. Example में we can say that CuNH3 whole 4 2 positive. Right? We can write that NiCN whole 4 2 negative. You can write that we can say that like this, that is MnCN whole 6 3 negative, or NiCN whole 6 3 negative. These can be the example for this. ये अपन example बता सकते हैं. इसमें outer orbital complex में we can write the next point, that is example will be like this. Weak ligands के case में we can say that, suppose I'm having like this, we can say that there will be no pairing of electrons. So you can write that MnCl4 2 negative, FeCl4 2 negative. Then we are just writing the weak ligands. We can write NiH2O whole 6 2 positive. Like that we can write the example. Then we can write that NiCO whole 4 ZnH2O whole 4. तो like that we can say जिसमें मतलब possible नहीं है pairing करना, तो they will all form outer orbital complex. So this is the difference between the outer orbital and inner orbital complex. अगर 3d orbital यूज होता है तो that is called the inner orbital complex. अगर 3d orbital यूज नहीं होता है तो outer orbital complex. Inner orbital यूज होंगे तो ज्यादा स्टेबिलिटी होगा, ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा. They are generally formed by the stronger ligands. वीक लिगेंड्स होगा तो ऑब्वियसली बात है, वीक लिगेंड है तो आयनिक बॉन्ड बनेगा and it will be
longer bond because the orbital overlapping is less. So this is about the inner orbital complex. I mean, what I will say, inner orbital complex and outer orbital complex we have discussed on the basis of hybridization of the complex. Now there is one more term which is used as low spin complex and high spin complex. And high spin complex. So what we say in this low spin complex and high spin complex, low spin complex is complex such that if pairing of electron occurs due to the strength of ligand, occurs due to strong ligand. अभी strong ligand की वजह से अगर पेयरिंग हुआ तो वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है. अगर पेयरिंग नहीं हुआ तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है. हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स. तो if pairing of electron doesn't occur, ठीक है, doesn't occur due to ligand, तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कौन सा ligand है, आप इसको भी लिख सकते हो ड्यू टू ligand. मुझे स्ट्रॉन्ग और वीक से कोई फर्क नहीं पड़ता. तो अगर पेयरिंग हुआ तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, अगर पेयरिंग नहीं हुआ तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स. तो विल से दैट ठीक है भाई, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स. विल टेक एग्जांपल. सपोज हमारे पास ऐसे गिवन है, एक एग्जांपल ले लेते हैं. NiCl6 3 negative. Ni electronic configuration is known to us. Either इसका oxidation state +3 है. So we'll write 3D4S0. 3D74S0 means we are going to write that NiCl6 3 negative के लिए will have this is 3D7. Pairing doesn't take place because the ligand is weak. Then it is high spin complex. So I will write this as high spin complex because there is no pair. अगर पेयरिंग होगा तो मैं उसको low spin complex बोलूंगा. Instead of Cn, if I take like this, Ni NH3 whole 6 3 positive. Now what I will do, I will write Ni3 positive is known to us. In this case, we'll directly write the 3D electrons. Now electronic configuration is written already written there. So what I will do, this is 3D electrons. So अगर 3 positive होगा तो D7 होगा. Now the pairing will take place. ये इलेक्ट्रॉन को मैं यहां पेयर करूंगा and this electron will be shifted outward. Here pairing occurs. If pairing occurs, then it is low spin complex. Then it is the low spin complex. अगर इस पर पेयरिंग हुआ लिगेंड की वजह से तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, अगर पेयरिंग नहीं हुआ तो इट इज अ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स. Now we'll take one example.
जिसमें मैं थोड़ा और क्लियर होगा, बट आई हैव जस्ट टोल्ड यू दैट कि पेयरिंग होता है या नहीं होता है तो हम कैसे बताते हैं. I'll take another example. Cobalt NH3 whole 6. Instead of cobalt, I'm going to take chromium. We'll directly come to the final examples. हमें क्या करना चाहिए? In this case, I got chromium 3 plus. Cr3 plus means 3d3 4s0. Now, what I will write it? In this case, we are having 5 orbitals and only 3 are filled. Then in this case, the 2 orbitals are already empty. तो पहले से ही खाली पड़े हुए. So if 2 orbitals are already empty, we can say that the lone pair can be donated in this. There is no extra pair. No extra pair. So low spin complex, that is will be high spin complex. अगर पेयरिंग नहीं होगा तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा. अगर मैं इसकी जगह ऐसे ले लेता हूं, सपोज CrNH3 whole 6, I'll write 2 positive. Then what we'll do? Cr plus 2 means 3d4, 4s0. Then in that case, what we'll do? We'll write like this. 1, 2, 3, 4. Ligand is strong. Ligand given is strong. So pairing occurs. Pairing take place. और अगर pairing होगा तो this will shift into this. Then it is a low spin complex. Means irrespective of the nature of ligand, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा ligand present है. Irrespective of the nature of ligand, if pairing occurs, it will be a low spin complex. If pairing doesn't take place, it is a high spin complex. वीक लिगेंड के केस में तो पेयरिंग कभी हो ही नहीं सकता. हाँ, तो इन दैट केस विल से दैट इट इज ऑलवेज अ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, बिकॉज वीक लिगेंड के केस में तो कभी भी पेयरिंग हो ही नहीं सकता. दैट विल बी द हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स. सो इफ पेयरिंग टेक प्लेस देन इट इज low spin complex irrespective of the nature of ligand. That is how you can predict that it is low spin complex or high spin complex. So this is about the low spin and high spin complex. It is not that कि भाई जो D2sp3 बनाएगा वो low spin होगा या जो sp3d2 बनाएगा वो low spin होगा. No, no, no. If the pairing occurs, then it is low spin complex. Right? जैसे अब I will take one more example related to the right ना. जैसे अपन लिखते हैं, एक और example लेता हूं मैं. That will be for coordination number 4. Coordination number 4 से भी एक example लेते हैं. ये सारा का सारा तो आपने coordination number 6 से बताया, तो मैं coordination number 4 में भी एक example लेता हूं. Suppose I have like this, और मुझसे कहा गया कि भाई NiCO whole 4, will it be high spin or low spin complex? So we write that Ni is 3d8 4s0, 4s2. That is atomic number is 28. This is so this will be like this. Now there is no charge. Ni has 0 oxidation state. 0 oxidation state.
ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, Ni का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे भाई, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर Ni, ठीक है, this will be the electronic configuration for Ni. So I will write that there is 8 electron like this, and this will be 3d8 and this will be 4s2. This will be 4. Now what we'll do, the ligand is strong. तो मैंने आपको बताया था कि इसका ही पेयरिंग नहीं होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन भी इधर जा सकते हैं इफ द लिगेंड इज स्ट्रांग, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, so none of the electron has been ejected out. So what we'll do, we'll say that इसको इधर लेके जाते हैं और इन दोनों को इसमें लेके जाते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3, and it will be, since pairing take place, pairing means the electron are shifted in the inner orbitals. So the electron are shifted in the inner orbital, we know that the one orbital can have only 2 electrons, subshell can have 10 electrons, d subshell. So you must have information, or you must have a clear idea about the orbital and the subshell. Subshell is SPDF and the orbital is one box. So one orbital can have 2 electrons, so this electron will be shifted in this and the 2 electron will be shifted in this. So hybridization is sp3, and since pairing take place, it is a low spin complex. It is low spin complex, and hybridization is sp3. So I'm not telling कि outer orbital है तो it cannot be the low spin complex. There is no relation of the inner orbital or outer orbital with the low spin and high spin. You know the clear idea about the low spin complex and the high spin complex. कैसे बताना है? Right? So we can write that what is low spin complex and what is high spin complex. So I'm going to remove this and you got an idea. अगर पेयरिंग होगा तो it will be a low spin complex, पेयरिंग नहीं होगा तो it will be a high spin complex. Now next I can write is the magnetic properties. Magnetic properties. Properties. I think I won't have to explain about the magnetic properties of these. इसमें magnetic properties ना, paramagnetic and diamagnetic. Paramagnetic, है ना? If the complex is repelled by the, if complex is repelled by the external magnetic field, the external magnetic field, so we say that it is paramagnetic in nature, and the magnetic moment can be calculated like this. Mu will be equal to under root of n into n plus 2 Bohr magneton. This is how we used to calculate the magnetism. n का वैल्यू 1 होगा तो 1.732, n का वैल्यू 2 है तो 2.87, 3 है तो 3.90. Like that we already know that, और वो atomic structure से पढ़ते आए. अभी complex में diamagnetic complex, we know that जिसमें there is no unpaired electron and it will be weakly repelled or it is not repelled by the magnetic field. So paramagnetic substance में क्या होगा, जैसे अगर paramagnetic character है तो एक part और हो जाता है, right? ना, अगर हम चेक करेंगे ये substance अगर paramagnetic है तो it will be repelled by the magnetic field. अगर इसका magnetic field से, even अर्थ के repulsion से भी, अर्थ में भी magnetic field है, अगर ये repulsion होगा अर्थ से, ये अर्थ का surface होगा, इससे repulsion होगा तो इसका mass क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, फिर repel होगा ना,
तो अगर हम इसको फिजिकल बैलेंस पे रखेंगे, एक इस तरफ है एक इस तरफ, इधर वेट रख रहे हैं इधर कॉम्प्लेक्स रखा, तो अगर इधर वो मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल करेगा तो क्या होगा, ये ऊपर आ जाएगा, क्योंकि सरफेस से रिपेल कर रहा है ना, अर्थ के सरफेस से। अगर रिपेल करेगा तो ऊपर की तरफ आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हमको कम वेट रखना पड़ेगा, तो इसका वेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन इफ इट इज अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड तो क्या होगा, वो नीचे की तरफ आएगा, ये नीचे की तरफ आएगा तो हमको ज्यादा वेट रखना पड़ेगा, सो दैट कि वो बैलेंस हो जाए। सो it is repelled by the magnetic field or deflected by the magnetic field, we say that. So if it reflects by the magnetic field, it has interaction with the magnetic field. So repelled means it is that is interaction लिखना चाहिए rather than the repulsion. Interacted by the magnetic field. By magnetic field. So इधर भी पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर है, अब स्पिन इलेक्ट्रॉन है, अगर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से भी इंटरैक्ट करेगा तो देयर विल बी अ रिपल्शन बिटवीन दिस, so weight of substance will say that thus the weight of substance generally, if it is a paramagnetic properties तो it will depend कि भाई अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ये है और उसका मैग्नेटिक फील्ड मतलब अगर ऐसे है तो there will be a repulsion between these two, so it will be generally thus the weight of the substance that is complex generally decreases, so we can write like this, if it is repelled by the magnetic field its weight decreases, तो इस टाइप से अपन बता सकते हैं। And now we can say that इसमें अब मैग्नेटिक मोमेंट का मुझे नंबर्स तो लिख के बताने की जरूरत नहीं, if n equal to 1 we know that magnetic moment क्या होता है 1.732, if n equal to 2 then it will mu will be equal to 2.87, if mu is equal to that is 3, n equal to 3.90, ये पहले भी मैंने आपको बता रखा है कि वो डेसिमल से पहले वाला नंबर जो होता है that is number of unpaired electrons, तो ऐसे ही बता सकते हैं। सो अब अगर इसमें इंटरैक्टेड में राइट ना, इंटरैक्टेड में अगर आपको ये मेंशन्ड है कि इट इज पैरेलल और एंटी पैरेलल, तो हम इसको भी डिक्रीज और इंक्रीज उसी के हिसाब से बताएंगे। तो अगर पैरेलल है तो इट डिक्रीजेस, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं क्योंकि वो क्वेश्चन में देना पड़ेगा आपको, तो पैरेलल होगा तो रिपेल होगा तो डिक्रीज होगा, और अगर एंटी पैरेलल होगा तो इंक्रीज होगा क्योंकि फिर वो अट्रैक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड में, सो इंक्रीजेस, इसलिए मैंने उसको इंटरेक्शन बताया आपको। तो वो क्वेश्चन में फिर तो मेंशन होगा कि वो पैरेलल है या नहीं है, राइट? तो उसके हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो भी हमें गिवन होगा हम उसके हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, इफ इट इज डायामैग्नेटिक, ये ए पार्ट लिख देते हैं अपन, इसको बी पार्ट लिख लेते हैं, और डायामैग्नेटिक होगा तो वी नो दैट डायामैग्नेटिक में हमें क्या करना है, इट इज वीकली रिपेल्ड, सो इट इज not repelled or weakly repelled, repelled by magnetic field. So therefore mu will be equal to 0 in this case because there is no unpaired electron. Ultimately we know that अगर unpaired electron है, जैसे इसमें unpaired electron एक भी नहीं होगा, diamagnetic, right ना, and colorless also we used to say that. तो इट विल डिपेंड कि भाई अगर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इट विल बी डायमैग्नेटिक, वो हमने पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी पढ़ा और पहले हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में भी पढ़ा, तो अपन इससे बता सकते हैं उसको। दिस इज अबाउट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इसमें ऐसा कुछ नया हमसे पूछने वाले नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक है और अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो say that it will be diamagnetic, और diamagnetic होगा तो right it will be colorless। तो मैं एक बार पहले कलर्स के बारे में भी डिस्कस कर लेता हूँ। कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स,
ठीक है ना? So color of the complexes. तो color of the complex में we can say that in complexes मैं A part लिख लेता हूँ इसको. In coordination compound. In coordination compounds, the color is due to the DD transition. Color is due to DD transition. That is the exchange of electron. DD transition क्या होता है वो लिखना है. The exchange of electron among Eg and T2G orbitals. So among the Eg and the T2G orbitals. ठीक है. This is called DD transition. Abhi, what we can say that, suppose we can talk about the tetrahedral complex, we can talk about the octahedral complex. हमने crystal field theory में ये दोनों ही use किए. तो हम color of the complex को भी discuss करेंगे on the basis of crystal field theory. Let us check. This is Eg orbitals and T2G orbital. तो पहले अपन octahedral complex में कर लेते हैं, so that you will not have any confusion. And it is not that it is octahedral; it can be tetrahedral also. In octahedral complex, concept will remain same. Doesn't matter if it is tetrahedral, octahedral, tetragonal, square planar, what it is. The concept will remain same. The color in the complex is due to the DD transition. So octahedral में what we have written that Eg orbitals, that is dx square minus y square and dz square, and T2G orbitals, they are like this. T2G orbitals, they are dxy, dyz, and dxzx. These are three orbitals. Now what happens if there is electrons in these orbitals like this? It can be in any form. ऐसे भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, except it is fully filled. Fully filled होगा तो we'll write that अगर ऐसे है and the ligand donates the 2 electron in this D2sp3. So we know that D2sp3 it means you're talking about like this with a strong ligand. ये ligand से donate किया electrons, so there will be no unpaired electrons. So we know that how to calculate there is unpaired electron or not on the basis of, suppose we have here also, if we have strong ligand with 6 electrons, we'll fill like this. Because strong ligand के case में the gap between these two is very large due to the repulsion. Gap large होगा तो 6 electron will be filled, 1, 2, 3, 4, 5, 6. But if it is a weak ligand, the gap will be less because the weak ligand is a poor donor to the metal line. So the repulsion between the 3d electron of the metal line and the ligand is less. So the energy between these two is less. So the electron can be easily filled 1, 2, 3, 4, 5 because the energy gap between these two is less. Abhi, what we can say that the exchange of electron between these Eg and T2G orbital is called DD transition. अगर सारे filled होंगे ऐसे तो फिर DD transition नहीं होगा. So that it is then it is always diamagnetic. लेकिन अगर ऐसे एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो हम कहेंगे वहां DD ट्रांजिशन होगा, बिकॉज वो अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गया तो वहां से यहाँ आएगा, तो दैट इज कॉल्ड DD ट्रांजिशन. This transition, DD transition, that is the exchange of electron between these two, is called DD transition of electron is DD transition.
तो यहां से यहां जो एक्सचेंज होगा इलेक्ट्रॉन वो अपन डी, वैसे मैंने आपको लिखा हुआ है कि भाई अमंग दीज ऑर्बिटल इज कॉल्ड डी ट्रांजिशन। अभी व्हाट विल हैपन, मुझे इसमें थोड़ा सा और बनाना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको हटा रहा हूं। अभी व्हाट विल हैपन, दिस विल टेक प्लेस इन द विजिबल रीजन, और विजिबल रीजन में होगा तो क्या होगा, तो विजिबल रीजन विल बी लाइक दिस, ये T2G ऑर्बिटल्स है। सो विजिबल रीजन में इसको यहां ले जाने के लिए मुझे लाइट की जरूरत पड़ेगी, दैट इज रेडिएशंस, और रेडिएशन की जरूरत पड़ेगी तो आई कैन राइट दैट E इज इक्वल टू एच न्यू, अपन को पता है। तो लाइट की जरूरत पड़ेगी तो दैट लाइट विल फॉल ऑन दिस सो दैट इलेक्ट्रॉन विल गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस टू दिस। द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस टू दिस इज कॉल्ड डी ट्रांजिशन, then this will be called as lambda absorb. अभी what will happen, अगर ये वेवलेंथ एब्सॉर्ब किया इसको यहां ले जाने के लिए, तो सारे वेवलेंथ थोड़ी एब्सॉर्ब होंगे, वरना तो हमको ब्लैक बॉडी दिखेगा। व्हाइट लाइट से अगर सारे ही वेवलेंथ एब्सॉर्ब हो गए तो हमको क्या दिखेगा, ब्लैक बॉडी दिखेगा, वो डार्क हो जाएगा ना। फिर तो भाई हमको कोई भी पार्ट मतलब ऐसे रेड पिंक ऐसे क्यों दिखता है, बिकॉज व्हाइट लाइट जो हमारे ऊपर फॉल करेगा, अगर व्हाइट लाइट से एक्सेप्ट रेड सारे एब्जॉर्ब हो गए, रेड रिफ्लेक्ट हो गया, तो जो रिफ्लेक्ट होता है वो हमको दिखता है। अगर कोई भी चीज हमको रेड दिख रही है, इसका मतलब है कि उस चीज ने रेड कलर को एब्सॉर्ब नहीं किया, बाकी कलर को एब्सॉर्ब कर लिया, तो रेड कलर रिफ्लेक्ट होकर हमको दिख रहा है। अगर सारे ही कलर एब्सॉर्ब हो गए तो ठीक है, वो ब्लैक बॉडी है, दैट इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, which doesn't emit, right now, which doesn't absorb, which can absorb all radiations, which can emit all radiations, जो अपन ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। तो कोई ब्लैक बॉडी ऐसे थोड़ी होता कि हम बनाते हैं कोई ब्लैक बॉडी, नहीं, जो भी ब्लैक है वो ब्लैक बॉडी है, जैसे कॉलर है ब्लैक, बिकॉज वो कोई कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है। सो अब यहां पर जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा तो वो एक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, तो फिर इमिटेड वेवलेंथ, जो यहां से वेवलेंथ इमिट होगा ना, बाकी जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ, दैट इज अ इमिटेड वेवलेंथ। तो ये लैम्डा इमिटेड लिख देता हूं मैं। दिस वेवलेंथ इमिटेड इज कॉम्प्लीमेंट्री कलर, इज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कलर। ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो होता है वो जो हम देख सकते हैं, which can be seen। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा, इस कॉम्प्लीमेंट्री कलर को हम देख सकते हैं, दिस इज लैम्डा इमिटेड। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, अब होता क्या है, हम ऐसे लिखते हैं विव की ओर, है ना। तो हमें पता है इसका वेवलेंथ शॉर्टेस्ट होता है, इसका वेवलेंथ बड़ा होता है, ऑब्वियसली बात है, अपन सबको पता है रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, तभी तो वो डेंजर साइन में यूज होता है। तो अपन को पता है कि अगर इसमें कोई वेवलेंथ ये वाला अगर एब्जॉर्ब हो गया तो इमिट यहां कहीं से होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर शॉर्टर वेवलेंथ यूज हो गया तो अच्छा, वेवलेंथ शॉर्टर यूज होने का मतलब है कि लॉन्गर यूज नहीं हुआ, तो वो दिखने चाहिए। और अगर शॉर्टर लॉन्गर वेवलेंथ अगर एब्जॉर्ब हो गया तो शॉर्टर वेवलेंथ दिखेगा अपन को, तो ये कलर दिखने चाहिए। तो कलर के लिए थोड़ा सा मतलब हम आइडिया लगा के कि कैसे कलर होना चाहिए, उस टाइप का एक आइडिया अपन दे सकते हैं। कैसे? अगर कलर का थोड़ा सा आइडिया, एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते क्योंकि उसके लिए अपन को लीगेंड फील्ड थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैं ऐसा कुछ एक आइडिया लगा के बता सकता हूं कि कैसे कलर होने चाहिए। तो मैं कलर्स को ऐसे लिख सकता हूं विद गियर, ऐसे। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर वॉयलेट कलर एब्जॉर्ब होगा तो येलो इमिट होगा, अगर ग्रीन एब्जॉर्ब होगा तो रेड इमिट होगा, अगर ब्लू एब्जॉर्ब होगा तो ऑरेंज इमिट होगा। समटाइम्स इट मे बी पॉसिबल लाइक दिस, कि भाई अगर मान लेते हैं अपन की ऐसे ऐसे हो गया ऐसे, तो अपन को ऐसे गिवन है ग्रीनिश ब्लू, मतलब या ब्लूइश ग्रीन, ऐसे थोड़ा सा ग्रीन है लेकिन उसमें ये वाला थोड़ा ब्लू कलर है, तो ग्रीनिश ब्लू होगा तो अपन ऐसे लिख सकते हैं दैट इज रेडिश या ऑरेंज रेड।
तो उस टाइप से अपन को थोड़ा बता सकते हैं कि भाई अगर आप इसको इस तरफ मिक्स करोगे, मतलब आप ब्लूइश ग्रीन बोलने का मतलब है कि ग्रीन बोलना चाहते हो, थोड़ा सा ब्लू है इसमें, तो ग्रीन है उसमें थोड़ा सा ब्लू है, तो ग्रीन है लेकिन थोड़ा सा ब्लू है, तो मैं कहूंगा रेड होना चाहिए और थोड़ा सा ऑरेंज उसमें मिक्स कर देता। तो इस टाइप से, लेकिन एग्जैक्ट बताना मुश्किल है, अभी भी मैं आपको बोल रहा हूं कि अब से पूछा यही जाएगा, अगर वॉयलेट कलर एब्जॉर्ब होता है तो बताओ इमिट क्या होगा, तो अपन को आंसर में येलो जरूर गिवन होगा, या तो येलो ऑरेंज या फिर येलो ग्रीन, ऐसे मिक्स कर सकते हो। तो अगर वॉयलेट एब्जॉर्ब होगा तो अगर ऐसे भी मिक्स्ड है, येलो है, येलो ऑरेंज भी है और येलो ग्रीन है, तो आंसर हमारा येलो ही होगा। लेकिन जो ऑप्शन बनाएगा उसको भी पता है कि आप एग्जैक्ट कलर नहीं पूछ सकते, अगर आपने ये एग्जैक्ट नहीं दिया तो आप एग्जैक्ट ये भी नहीं पूछ सकते। तो वो क्या करेंगे, अपन से ऐसे कहेंगे, वॉयलेट कलर एब्जॉर्ब होता है तो बताओ इमिट कौन सा कलर होगा, येलोइश ऑरेंज, ब्लू, रेड या रेडिश ब्लू। अच्छा, तो आपने वॉयलेट एब्जॉर्ब किया था, मतलब आपने एक येलो का तो कॉम्बिनेशन बनाया ना, येलो ऑरेंज, उसी को टेक करने वाला हूं। क्यों? क्योंकि बाकी आपने क्या लिखा, ब्लू, रेड, रेडिश ब्लू, उनको पता था इसके आसपास वाले कोई कलर नहीं हो सकते, वो अपोजिट कलर ही होंगे। तो उस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम करने वाला अपने आप ही वो डिजाइन करेगा, सो दैट कि स्टूडेंट को पता रहे, वो ऐसे मिक्स नहीं करेगा। अच्छा बताओ, वॉयलेट एब्जॉर्ब हुआ, येलो, येलो ऑरेंज, येलो ग्रीन और ऐसे लाइट येलो, ऐसे नहीं करेगा वो। उसको पता है कि क्वेश्चन इसमें, मतलब अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी हम एग्जैक्ट कलर नहीं बता सकते। तो ठीक है, बट वी आर एबल टू प्रेडिक्ट सम पार्ट। अब हम कहेंगे ठीक है, वी आर एबल टू राइट दैट कि भाई इससे मुझे थोड़ा आइडिया पता चल गया कि कैसे कलर को प्रेडिक्ट करना है। अगर ये एब्जॉर्ब होगा तो ये एमिट करेगा, ये एब्जॉर्ब हुआ तो ये एमिट करेगा, ये एब्जॉर्ब हुआ तो ये एमिट होगा, ये एब्जॉर्ब हुआ तो ये एमिट होगा। ठीक है, वी गॉट दैट अपोजिट आइडियाज। अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे कि ठीक है, अब मुझे बताओ तो कि भाई कैसे पता चलेगा कि एब्जॉर्ब कौन सा हुआ। तो अपन कहेंगे ठीक है, आप जब ये लिखोगे, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करोगे, तो ये तो बताओगे ना कि किस कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हो। क्योंकि अगर लीगेंड स्ट्रांग होगा, अगर लीगेंड स्ट्रांग होगा तो गैप बिटवीन ईजी और T2G ज्यादा होगा। अगर गैप ज्यादा हुआ तो छोटा वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी ना, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो ज्यादा एनर्जी चाहिए तो शॉर्टर वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगा, अगर स्ट्रांग लीगेंड है तो। स्ट्रॉन्गर द लीगेंड, मोर इज द गैप, मोर इज द गैप, shorter wavelength will be used. If shorter wavelength is used, then the emitted wavelength will be longer one. तो हम स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड से ये बताएंगे कि कौन सा इसमें से वेवलेंथ एब्सॉर्ब होगा। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो शॉर्टर वेवलेंथ चाहिए डीडी ट्रांजिशन के लिए, क्योंकि गैप ज्यादा होगा। और अगर वीक लिगेंड है तो गैप कम होगा, गैप कम होगा तो डीडी ट्रांजिशन इजीली हो जाएगा, उसमें लॉन्गर वेवलेंथ से हो जाएगा, तो इमिट शॉर्टर वेवलेंथ। हम उसी को वर्ड्स में कहते हैं, कॉम्प्लेक्स विथ strong ligands have large gap in EG and T2G. Large gap in EG and T2G. So, DD transition require shorter wavelength. Thus, longer wavelength will be emitted. Longer wavelength is emitted. Vice versa. तो अगर मुझे वेवलेंथ लॉन्गर गिवन है तो मैं बता सकता हूं कि अगर इमिटेड वेवलेंथ लॉन्गर है, इसका मतलब है वहां स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहा होगा, क्योंकि शॉर्टर यूज हुआ होगा। तो व्हाट अबाउट विल से दैट कि भाई इस कॉम्प्लेक्स में व्हाट अबाउट द वीकर
ligands, तो ठीक है, weaker ligand होगा तो there will be a small gap between EG and T2G. So larger wavelength can be used for the transition. Shorter wavelength will be emitted. In case of weak ligand, there is less gap in EG and T2G orbit. So longer wavelength. Wavelength is used for DD transition. Used for DD transition. ठीक है. So we got an idea कि हमको कैसे कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स बताना है. और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो अपन को ना इसका टेबल देते हैं कि अगर सपोज करते हैं फॉर एग्जांपल लैम्डा एब्जॉर्ब्ड इज 310 and lambda emitted is 720. We all know that the visible region is from 400 to 780. 320 का 310 का मतलब you're talking about UV region, ultraviolet region. मतलब ये तो विजिबल से भी कम वाला बताएगा. बट ये आपने विजिबल रेंज में रखा हुआ, मतलब मुझे रेड दिखने वाला है. तो कभी कभी अपन को ऐसे टेबल वगैरह भी बना के दे देते हैं कि एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ अगर ये है तो इमिटेड वेवलेंथ ये. कभी कभी हमको ये कैलकुलेट करने के लिए भी कहेंगे एनर्जी गिवन है. तो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस ट्रांजिशन फ्रॉम हियर टू हियर ये अपन को गिवन है. The energy required for transition from this to this is given to. और अगर वो एनर्जी गिवन है तो ठीक है, हम खुद कैलकुलेट कर लेंगे व्हाट इज द वेवलेंथ. वेवलेंथ कैलकुलेट करना अपन को आता है. लैम्डा इज इक्वल टू एनर्जी वाला फॉर्मूला है ना, आप यूज करो 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम यूनिट. बट एनर्जी को किस में यूज करना होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्जन अपन को आता है. 1 electron volt per atom is equal to 23.06 kilocalories per mole is equal to 96.5 kilojoules per mole. We have already discussed that in atomic structure. All part. ठीक है. We got that most of the time the questions are related to the wavelength, the emitted wavelength, or the absorbed wavelength. So we can have an example in that. मैं एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ कि इनको क्वेश्चन कैसे पूछेंगे इसमें. एक एग्जांपल लिख लेते हैं. It doesn't matter it is octahedral or tetrahedral complex, the concept will remain same. So we can say that example, write the decreasing order of lambda emitted, that is wavelength emitted by the following complex. By the following complex. The lambda emitted by the following complex. And the complex given to us are like this. So like that I can write that these are the complexes given to me. मैं इसको A B C D लिख लेता हूँ.
ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, ये डी होगा। और इसमें अपन को ऐसे भी बोल सकते थे, लार्जेस्ट इमिटेड वेवलेंथ और स्मॉलेस्ट इमिटेड वेवलेंथ, लाइक दैट दे कैन टेल अस। सो इसमें अगर हमें ऑर्डर लिखना है तो विल से दैट नाउ वी रिक्वायर इमिटेड वेवलेंथ डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो मैक्सिमम वेवलेंथ इमिट कौन करेगा? लैम्डा इमिटेड विल बी लॉन्गर if the wavelength used is shorter. शॉर्टर वेवलेंथ कौन यूज करेगा ट्रांजिशन के लिए? जिसमें गैप ज्यादा। शॉर्टर वेवलेंथ क्यों? बिकॉज एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। यह भी लिखा हुआ, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो वी कैन से दैट जिसमें स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड होगा उसका गैप सबसे ज्यादा होगा, तो उसमें शॉर्टर एनर्जी, शॉर्टर वेवलेंथ यूज होगा तो लॉन्गर वेवलेंथ इमिट होगा। सो मैक्सिमम वेवलेंथ विल बी फॉर ए, that is according to the strength of the ligand. Cn is the strongest ligand, then it is NH3, then it is H2O, and then it is chlorine. So it is written in the order only. तो अपन बता देंगे, आंसर इज ए। Why the answer is A? Because stronger the ligand, more is the gap between. More is the gap between gap in Eg and T2G. उतना ही ज्यादा गैप होगा। So shorter wavelength is required for DD transition. For DD transition. तो अगर शॉर्टर वेवलेंथ रिक्वायर्ड फॉर डीडी ट्रांजिशन होगा तो इमिटेड विल बी द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। आपने लैम्डा इमिटेड पूछा, अगर आप इसमें लैम्डा एब्जॉर्ब्ड पूछते तो ये सबसे छोटा होता और ये सबसे बड़ा होता। लैम्डा एब्जॉर्ब्ड आपने पूछा था, लैम्डा इमिटेड मतलब आपने ये वाला लैम्डा पूछा था, इधर वाला लैम्डा नहीं पूछा था। तो लैम्डा एब्जॉर्ब्ड, तो लैम्डा एब्जॉर्ब्ड विल बी फॉर द ट्रांजिशन, ये लैम्डा एब्जॉर्ब्ड हो जाएगा, व्हिच इज एब्जॉर्ब्ड फॉर द ट्रांजिशन। तो अगर गैप ज्यादा होगा इन दोनों में तो ट्रांजिशन के लिए शॉर्टर वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगा, अगर गैप कम होगा इन दोनों में तो लॉन्गर वेवलेंथ कैन शो द ट्रांजिशन, तो शॉर्टर वेवलेंथ विल बी इमिटेड। दैट इज हाउ वी कैन राइट द कलर इन द कॉम्प्लेक्स एंड दैट इज हाउ वी कैन प्रेडिक्ट द वेवलेंथ आल्सो। अभी मेरे पास ऐसे गिवन है, सपोज then we should know that stability of the complex। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, सपोज आई राइट दैट, चलो इसको NH3 लिख के रखते हैं और इसको कोबाल्ट को मैं ऐसे कर लूँगा। कोबाल्ट में I will write that it is Cn, so I will write that CO। I will remove this है, और अगर मैं इसको लिखता हूँ that is cobalt and कोबाल्ट ही लिख के रखते हैं इसको, और इसको लिखते हैं पहले NH3। तो अपन क्या करेंगे, अब इसमें थोड़ा सा मतलब मैंने अभी, क्योंकि अपन स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स भी चेक कर सकते हैं, अब मैं स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स आपको बताऊंगा कैसे मतलब बताना है, इसलिए अपन और अच्छे से बता सकते हैं। लेकिन मैंने क्या किया, इसमें भी कोबाल्ट है, इसमें भी कोबाल्ट है, इसमें भी कोबाल्ट है, और इसमें भी +3 है, इसमें भी +3, इसमें 0 चार्ज है और इसमें भी +3 है। हाँ विल चेक इन सब में ट्रांजिशन कैसे बताएंगे, तो अपन कहेंगे इन सब में पहले आप ये देख लो कि लीगेंड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसका है, इसमें लीगेंड स्ट्रॉन्ग, फिर इसमें स्ट्रॉन्ग है, और फिर इसमें। तो इन दोनों में कैसे डिसाइड करूंगा, बिकॉज मुझे डी और बी में डिसाइड करना है। मुझे बताना था द लैम्डा इन डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना था हमको, तो इसमें तो ABCD था, therefore
आंसर इज ए। पहले वाला ABCD था, ये पहले वाला आंसर लिख रहा हूं मैं इस पार्ट को हटा देता हूं, अब अपन को इस पार्ट की जरूरत नहीं है, ये आप लोग अपने आप ही कर सकते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा क्लियरिटी से अपन को दिखेगा। ये आंसर पहला वाला था जिसमें ABCD था, अपन ने पहला वाला आंसर लिखा था। अभी मैं इस आंसर की बात करना चाहता हूं, तो ये आंसर जो होगा, अब मैं इस आंसर की बात करना चाहता हूं। पहले मैं लिखता हूं स्ट्रेंथ ऑफ लीगेंड। लीगेंड के स्ट्रेंथ की बात करता है, CO स्ट्रॉन्गर लीगेंड होगा CN से, स्ट्रॉन्गर लीगेंड होगा NH से। दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ लीगेंड। तो अपन कहेंगे स्ट्रॉन्गर द लीगेंड, मोर इज द गैप, शॉर्टर वेवलेंथ यूज्ड, इमिटेड विल बी लार्जर। ठीक है, तो इसमें लार्जेस्ट एमिशन होगा, फिर इसमें होगा, फिर इसमें होगा। Therefore, I can write that lambda emitted by CO greater than CN greater than NH3. This will be the lambda emitted. Now we'll write that वो lambda emitted है। तो अपन क्या करेंगे, अब अपन चेक करेंगे कि भाई ठीक है, तो therefore A, that is C is lambda emitted है, lambda emitted, इसमें सबसे ज्यादा शॉर्टर वेवलेंथ यूज होगा, तो इमिटेड सबसे बड़ा वेवलेंथ किसका होगा, C का। C greater than A greater than I can write that it is D or B। इसमें मैंने साइन नहीं लगाया, अभी इन दोनों को डिसाइड करना है, वी हैव टू डिसाइड। अभी अगर इसको डिसाइड करना है तो आई विल डिसाइड लाइक दिस। इसमें मेटल का डिफरेंस है, लीगेंड इज सेम, तो लीगेंड का तो चेंज नहीं होगा। अपन क्या करते हैं, मेटल का डिफरेंस है, तो अपन चेक करेंगे कि किस मेटल में, अगर इन दोनों में अपन चेक करेंगे तो किस मेटल में ज्यादा डी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो क्रोमियम +3 में D3 होगा, क्रोमियम +3 has D3, ठीक है ना, एंड कोबाल्ट +3 will have 3D6। अमोनिया में तो एक ही लोन पेयर होगा, और उसके तो डाइपोल होंगे जो रिपेल करेंगे। ज्यादा रिपल्शन कौन करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन या 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इसमें रिपल्शन ज्यादा होगा तो गैप थोड़ा ज्यादा होगा। मोर द नंबर ऑफ 3D electrons, 3D electrons, more will be the repulsion, so more will be the gap, EG and T2। मतलब इसमें गैप ज्यादा होगा, अगर इसमें गैप ज्यादा होगा तो शॉर्टर वेवलेंथ यूज होगा, तो लॉन्गर वेवलेंथ एमिट करेगा, मतलब इसका लैम्डा ज्यादा होगा, लॉन्गर वेवलेंथ होगा इसके कंपैरिजन में। तो अपना आंसर क्या आ गया, डी देन बी, क्योंकि हमें लॉन्गर वेवलेंथ चाहिए तो स्ट्रॉन्गर लिगेंड। तो इस केस में जो होगा वो पहले आ जाएगा, मतलब इसका वेवलेंथ ज्यादा होगा इससे, क्योंकि ये अगर गैप ज्यादा होगा तो इसमें शॉर्टर वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगा। ज्यादा क्यों होगा, बिकॉज लीगेंड और 3D इलेक्ट्रॉन में कोबाल्ट +3 में ज्यादा रिपल्शन है, तो गैप ज्यादा होगा, बिकॉज जो ब्रेक होता है डीजेनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल, that is because of the repulsion between the 3D electrons and the charge on the ligand or the lone pair of the ligand. So we can say that therefore the lambda for lambda emitted for D is greater than D. So the answer will be, we are able to write that. So answer अपना हो जाएगा C greater than A greater than D greater than B. That is the answer. This is the answer we will get.
like that we can predict about the wavelengths. Now अभी what will happen ना, मैं इसको दूसरे तरीके से भी बता सकता था, that is with respect to the इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा है, ये वाला. बट मैंने अभी आपको स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नहीं बताया, इसके बाद ही बताने वाला हूं, कलर्स के बाद. स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच विल अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स. इसलिए मैंने एक छोटा दूसरा कंसेप्ट लिया. अदरवाइज एक बार हमको स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स पता चल जाएगा, फिर हमें इस मेथड की भी जरूरत नहीं. बट अगर वो नहीं है तो अपन इससे भी बता सकते हैं कि भाई देख लेते हैं, दोनों में मेटल लाइन अलग अलग है, तो किस मेटल लाइन में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उसमें रिपल्शन ज्यादा है, जिसमें रिपल्शन ज्यादा है उसका गैप ज्यादा, जिसका गैप ज्यादा उसमें शॉर्टर वेवलेंथ यूज होगा तो इमिट लार्जर वेवलेंथ. दैट इज हाउ वी कैन. बोलो. अगर अमोनिया के जगह और कोई लिगेंड होता जिसमें लोन पेयर नहीं है तो डी और बी में ऑर्डर रिवर्स होगा? नहीं, बगैर लोन पेयर के फिर नेगेटिव चार्ज होता, बिकॉज जब तक डोनर एटम नहीं होगा तो लिगेंड कैसे होगा. ठीक है, राइट. ठीक है. हाँ सर. ठीक है, ठीक है. अभी मैं मतलब इसलिए मैंने कहा ना कि आप लोग टेंशन मत लेना, हम क्या करेंगे अभी स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स भी पढ़ेंगे. स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स में तो फिर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स को देख के ये बता पाएंगे कि उसे कौन सा ज्यादा स्टेबल है. जो ज्यादा स्टेबल है इसका मतलब गैप ज्यादा रहा होगा. स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स का मतलब होगा जिसमें ज्यादा स्टेबल है अगर कॉम्प्लेक्स तो गैप भी ज्यादा होता है, और गैप ज्यादा होगा तो वेवलेंथ हम अपने आप प्रेडिक्ट कर लेंगे. ठीक है, ये था अपना कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स के लिए, कलर्स के लिए पॉइंट 1. Color in the compounds. In the compounds, can the color in the compound can also be due to ligand metal charge transfer. Charge transfer. Ligand metal charge transfer. So if we talk about that, what is that ligand metal charge transfer? ठीक है ना. So ligand metal charge transfer, so we can write that example KMnO4. Mn के पास एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट ये पर्पल कलर होता है. होता है ना पर्पल कलर. इवन Mn is in +7 state ना. Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन को पता है क्या होता है, 4s2. So Mn +7 means Rd0 4s0, even though it is colored. Color is due to the ligand metal charge transfer. इसमें भी ऐसे बोल सकते हैं इसको, ligand metal charge transfer is like this. MnO4 नेगेटिव होता है, इसमें Mn डबल बॉन्डो it is sp3 hybridized. This will donate the electron to this so that there will be a conjugation. Oxygen act as a ligand. And Mn is central metal.
तो लीगेंड से मेटल पे चार्ज ट्रांसफर होगा, फिर मेटल दूसरा कार्बन पे, दैट इज कॉन्जुगेशन. वी ऑलरेडी नो दैट अगर कॉन्जुगेशन फिनोमेना है तो लिक्विड्स में कलर आता है. ओजोन इज अ ब्लू कलर लिक्विड because it has resonance phenomena. Any liquid which has, in any liquid molecule which has a resonance phenomena are generally colored. Even benzene has also color. पेट्रोल द हाइड्रोकार्बन ना, उसका भी ब्राउनिश कलर होता है because of the resonance phenomena. So it is due to ligand metal charge transfer, जबकि उसमें एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है. There is no unpaired electron. और purple color is due to the this conjugation. So it doesn't matter it is पोटेशियम, सोडियम, हाइड्रोजन, व्हाट इट इज, मतलब कलर तो इसकी वजह से आ रहा है, कॉन्जुगेशन की वजह से, लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर. तो इसमें आप पोटेशियम लिखो, इसमें आप हाइड्रोजन लिखो, इसमें आप सोडियम लिखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. आप कैटाइन कुछ भी लिखो, इसका कलर वही रहेगा, पर्पल कलर. जिनमें कलर लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से आ रहा है, उसमें आप कोई भी कैटाइन लिखो, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा. द कलर विल रिमेन सेम. Why it is so? Because the color is not due to the cation, it is due to the ligand metal charge transfer. Similarly, I will say K2Cr2O7 is +6. It is orange due to ligand metal charge transfer. Cr2O7, Cr2O4, that is CrO4 2 negative. इसमें भी ना this or this cation कोई भी हो रहेगा orange because it is due to the ligand metal charge transfer. cation कोई भी होगा, it will remain orange. हाइड्रोजन लिखो, सोडियम लिखो, पोटेशियम लिखो, बेरियम लिखो, जो मर्जी चाहे लिखो, आयरन लिखो, it will remain orange because the color is due to the charge transfer. CrO4 2 negative is yellow color. cation आप कुछ भी लिखो, doesn't matter. इधर भी cation आप कोई भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता. We'll get that ligand metal charge transfer. मोस्टली अगर हमसे पूछेंगे तो ये तीनों ही कंपाउंड पूछते हैं ligand metal charge transfer में. वैसे तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये और ये ही पूछेंगे. CrO4 भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड तो उनसे पूछ सकते हैं. So ligand metal charge transfer. Qualitative में we'll write the list of that ligand metal charge transfer. What are the compounds जिनमें ligand metal charge transfer से कलर्स आते हैं? HgI2 ligand metal charge transfer, cadmium oxide ligand metal charge transfer. लेकिन अपन अभी सिर्फ वो देखते हैं जो हमें कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसको हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जैसे पढ़ते हैं. पोटेशियम टेट्राऑक्साइडो मैंगनेट 7. That's why we are writing कि भाई हम इनको अभी इतना ही पढ़ते हैं. Color in compounds can also be due to Poisson. Polarization effect. Polarization effect. So the polarization effect, we know that even higher the polarization, more will be the intensity of the color. Just we will write that. Example: AgCl
white, AgBr pale yellow, and AgI bright yellow. ये मैंने आपको फजान रूल में भी बताया कलर्स के बारे में कि compounds can have color as the covalent character increases, the polarization increases, the color, the intensity of the color increases. PbCl2 and PbBr2 is white, whereas PbI2 is yellow, because this is more covalent. So there are many compounds in which we can say that there will be, similarly mercury also, mercury HgCl2, HgBr2, they are white, but HgI2 is red. It is because of the polarization. So these are the examples. जैसे जैसे कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा कलर का इंटेंसिटी बढ़ेगा. So the color in the compounds can be due to the D transition if they are complex. That can be ligand metal charge transfer. ध्यान देना आप वो कभी कभी वो क्या बोलते हैं कि the color in the color of the KMnO4 is due to the metal ligand charge transfer. That's wrong. Metal के पास इलेक्ट्रॉन थे ही नहीं कि वो दे सके. It is a ligand. Oxygen behaving as a ligand, giving the electron to the transferring the electron to the metal ion. So it is ligand metal charge transfer, not metal ligand charge transfer. वो भी वर्ड को ध्यान देना. Then we can write that color due to F centers. ये तो अभी अभी हमने पढ़ा था solid state में. The color due to the F centers. The color due to F centers is that जैसे अपन ने पढ़ा lithium chloride, it is pink. Sodium chloride, it is yellow. Even though they are not having any unpaired electron, but they are colored, it is because of the F centers. Violet. Zinc oxide, that is on heating we have written that it is zinc oxide yellow. There is presence of F centers. अगर heat करेंगे तो F center generate होगा. Is white. Similarly, we have written that Pb, that is O, that is white, that is yellow, and it will get converted into red when it is heated. On cooling, again it will convert into this. ये example मैंने आपको solid state में बताया. That is how we can write that due to the F centers. So they are the four reasons which are responsible for the colors in the compounds. These are the four reasons, 4 points which are responsible for the color in the compounds in the entire chemistry. DD transitions, number of unpaired electrons, that is DD transition, the paramagnetic character. Then we have seen that ligand metal charge transfer, then it will be polarization effect and F centers. So this is about the color of the complex. Next we can write that stability of the complex. हम कैसे stability complex का बता सकते. Stability of complex. So stability of the complex